Hello students. Today we are going to discuss Geography class 10 and it is the Agriculture chapter 4 and students it is the 15th part of this chapter. And one important thing also I want told, it is the last video of this chapter. So concentrate deeply to this video. यह इस वीडियो का लास्ट वीडियो है बच्चों इस चैप्टर का, इसीलिए बड़ा स्पेशली आप इसको देखिए. दे विल टोल्ड एवरीथिंग कंसर्निंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर से संबंधित बहुत कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे. तो बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे? लास्ट वीडियो में हम लोग 2-4 वीडियो से डिस्कस क्या कर रहे हैं? फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन. These every points we are discussing in last videos. उस वीडियो में हम लोग यह सब देखे थे. हम लोग ने देखा था चैलेंजेस ऑफ फॉरेन कंट्री टू आवर कंट्री टू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट अगर फार्मर सेलिंग करता है तो फॉरेन कंट्रियों से अपने कंट्री को किस तरह से चैलेंज फेस करना पड़ता है, किस तरह से कंपटीशन फेस करना पड़ता है. तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. फिर हम आप देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर इज ए क्रॉस रोड अदर अल्टरनेटिव और कुछ और पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे. तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कहाँ से? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. ग्लोबलाइजेशन तो पहले तो आप ये समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन व्यवस्था भारत देश की कोई नई व्यवस्था नहीं है. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन यह जानना है. तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की मार्केटिंग सिस्टम, इस तरह का लेन देन जो कंट्रियों से आपस में हो. एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच सके, दूसरी कंट्री यहाँ के प्रोडक्ट को अपने यहाँ इंपोर्ट कर सके. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केटिंग यू कैन से ए ग्लोबलाइजेशन सिस्टम. जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था हो, कई कंट्रियाँ एक मार्केट के जैसे कार्य करें, उसे ग्लोबलाइजेशन व्यवस्था कहते हैं. कहा जा रहा है इम्पैक्ट. इस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ भारत देश में, इसका प्रभाव क्या हुआ? आपको मालूम होना चाहिए यह ग्लोबलाइजेशन इंटर कंट्री मार्केटिंग सिस्टम आपका ब्रिटिश समय से, मुगल समय से बहुत पहले से चला रहा है. ब्रिटिश समय में भी यहाँ के प्रोडक्शन को दूसरे कंट्रियों में ले जाके बेचा जाता था, जिसके यहाँ की क्वालिटी पूरे विश्व के मैक्सिमम कंट्रियों में फेमस थी. आपको मालूम होगा यहाँ की ब्लू, क्या पढ़ा था आपने? ब्लू कलर का नील्स के बारे में आपने पढ़ा था बच्चों कि विदेशों में इसकी क्या होती थी? सेलिंग होती थी, इंपोर्ट किया जाता था. तो मुगल समय में, ब्रिटिश समय में, बहुत समय पहले से ग्लोबलाइजेशन व्यवस्था है. लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट की चर्चा क्यों किया गया है एग्रीकल्चर पे? वो इसलिए किया गया है आफ्टर 1990. अब आप देखिए आफ्टर 1990 ये क्या नया हो गया भाई? आफ्टर 1990 कौन सी प्रॉब्लम आके भारतवासियों के ऊपर फाट पड़ी? अब देखिए कौन सी प्रॉब्लम्स है. इंडियन फार्मर्स फेस न्यू चैलेंजेस दैट आर. वो कौन सा नया चैलेंज था जिसको इंडियन फार्मर्स आफ्टर 1990 के बाद फेस हुआ? 1990 याद रखिएगा. दैट मीन्स नो कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस 1990. कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ने लगा. किस तरह का कंपटीशन? देश स्वतंत्र होने के बाद कैसा कंपटीशन? अपने देशवासियों को फेस करना पड़ा. इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू कम्पीट. उस कंपटीशन के योग्य नहीं रह गए भारत देश के फार्मर्स. क्या बात है? देश स्वतंत्र नहीं था. वी आर एबल when our country has been independent, we are not competent to face the problems of foreign countries in business related concerning matter. To our farmers facing such as problems. देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ भाई? ये
वाई, ऐसा हुआ क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स आई 1990 के बाद? बिकॉज हाईली सब्सिडी एग्रीकल्चर इन डेवलप्ड कंट्रीज। हम अब चर्चा कई बार किए हैं बच्चों, डेवलप कंट्रियां जो हैं वो डेवलप, उनका नाम डेवलप है, डेवलप की श्रृंखला में आ चुकी है, उसके चेन में आ चुकी है। क्यों आई है? क्योंकि वो सारी व्यवस्था डेवलप के जैसे करती है, वो अपने फार्मर्स को जबरदस्त सब्सिडी देती है। इट इज द मेन थिंग। फार्मर्स को अगर इम्प्रूव करना है, आप भारत देश के पीपल्स, भारत देश का कंट्री है जहां पे कहा जाता है इट इज द किसानों का देश है। भारत में मैक्सिमम लोग किसान हैं, लेकिन अगर किसान यहाँ पे है तो भारत देश कृषि प्रधान देश अगर है, यहाँ के किसानों के इम्प्रूवमेंट के लिए भी वह होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और नहीं होने के कारण क्या हुआ? नहीं होने के कारण ही 1990 में से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिसके योग्य भारत के लोग नहीं रह पा रहे थे, यहाँ के फार्मर्स नहीं थे। हुआ क्या बच्चों? देखिए, वो जो सब्सिडी देते हैं कौन? यूएसए एंड यूरोपियन कंट्री। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग टू आवर कंट्री, आवर फार्मर्स। हम लोग अपने फार्मर्स को, यहाँ की गवर्नमेंट्स यहाँ के किसानों को उस तरह की छूट, उस तरह की सब्सिडी नहीं देती है। 60%, 70% अगर फार्मर्स भारत देश में हैं, अगर उनको उस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए जहाँ पे फार्मर की संख्या कम है जिस कंट्री की, वहाँ की इक्वालिटी, वहाँ का डेवलपमेंट यहाँ से ज़्यादा है। आपके यहाँ फार्मर कृषि प्रधान देश, उसके बाद भी आप उनसे बहुत पीछे हो, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। डेवलप नहीं होने का रीजन यही है, आवर गवर्नमेंट्स आर नॉट गिविंग द सब्सिडी विच टाइप्स ऑफ सब्सिडी फार्मर्स आर गेटिंग इन द फॉरेन कंट्री। आप चर्चा कर रहे हैं यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्रियों की। तो उस तरह से अगर व्यवस्था किया जाए तो फार्मर के साथ साथ देश डेवलप होगा। आगे देखिए बच्चों, आगे आप क्या देखने जा रहे हैं? आपने क्या देखा? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपने ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड समझा। कहाँ से ग्लोबलाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो जाती है यहाँ के फार्मर्स को, यहाँ के बिजनेस करने वाले लोगों को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, यहाँ के बड़े व्यवसायियों को भी। बट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू फेस ओनली बाय द लोअर फार्मर्स आर इंडस्ट्रियलिस्ट। लोअर लोगों को ही मेन प्रॉब्लम्स होती है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। भारत देश में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े पूंजीपति बड़े बड़े कार्य भी कर जाते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारे फेमस नाम ऐसे हैं, एक दो नाम कहिए, नीरव मोदी और उसका नाम चर्चा किया जा सकता है, आप जानते हैं। इट इज द कॉज, यह रीजन है बच्चों यहाँ का फार्मर सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम फेल होने का, उनसे बिलो होने का, उनसे डिक्रीज होने का। वी नेवर कैन से आवर एग्रीकल्चर सिस्टम हैज बीन टोटल फेल। हम नहीं कहते हैं कि टोटल फेल है, लेकिन आप बहुत मामलों में उनसे पीछे हो। आगे देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर इज एन क्रॉस रोड। आप देख लीजिए क्या बताया गया है। इट इज द नॉट सेइंग बाय मी, दिस इज सेइंग बाय योर बुक्स, दिस इज द सेइंग बाय योर हिस्ट्री, दिस इज सेइंग बाय द योर ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल पोजीशन। एग्रीकल्चर इज आर क्रॉस रोड। व्हाट इज द क्रॉस रोड? क्रॉस रोड दैट मीन चौराहा। भारत की खेती व्यवस्था, भारत की एग्रीकल्चर व्यवस्था एक चौराहे पर है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? चौराहे पे आ, दैट मीन्स एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। कहते हैं रोड पे आ गया, वह व्यक्ति तो रोड पे आ गया भाई, चौराहे पे आ गया। दिस इज द मैटर ऑफ इट। यहाँ की एग्रीकल्चर व्यवस्था क्रॉस रोड पे हो गई है। क्यों हो गई है? वी कैन नॉट गेट द सब्सिडी, वी कैन नॉट गेट द क्रेडिट वट एवर अदर फार्मर्स आर गेटिंग बाय देयर गवर्नमेंट्स इन फॉरेन कंट्री। इसलिए हम आप उनका चैलेंज, उनका मुकाबला, उनका कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर कंपटीशन नहीं कर सकते तो इंटरनेशनल मार्केट में वी कैन नॉट स्टैंड, वी कैन नॉट सेल आवर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट। हमारे यहाँ भी
विदेश से आने वाले प्रोडक्ट की यहाँ की कीमत से हमारे प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा है, फॉरेन के प्रोडक्ट की कीमत कम है। इन कॉमन वर्ड, कॉमन मटेरियल यू कैन डिस्कस अबाउट मोबाइल। मोबाइल के बारे में आप चर्चा कर लीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट चाइना, व्हाट डू यू नो अबाउट अदर मेनी कंट्रीज, दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल टू योर कंट्री बाय द बिलो प्राइस इन कंपेयर ऑफ योर कंट्री। आपके कंट्री के प्रोडक्टिव मोबाइल से वहाँ के कंट्री का आने वाला मोबाइल बहुत कम रेट में बिक रहा है। वाई योर कंट्री इज नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा ड्यूटी टू द आउटर कंट्री। विदेश से आने वाले माल पे, विदेश से आने वाले प्रोडक्शन में यहाँ की कंट्री अधिक टैक्स क्यों नहीं लेती, और यहाँ से बाहर जाने वाले प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री क्यों नहीं कर दिया जाता। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट स्टूडेंट्स। कम टू द पॉइंट। आगे देखिए, कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, सो इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू कम्पीट। वाई? बिकॉज हाईली, अच्छा हाँ क्या देख रहे थे बच्चों, हम आप देख रहे थे इंडियन एग्रीकल्चर इन एंड क्रॉस रोड। हाँ कैसे, क्यों है क्रॉस रोड पे? नंबर 1, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। वाह वाह क्या बात है, भारत देश की पॉपुलेशन टॉप 10 में आप हो क्या? टॉप 10 में, और मिलो आ जाएंगे, आप बहुत हाई हो। यह कंटिन्यूअस हो रहा है। इट इज द एवरी कंट्री सिचुएशन, हर कंट्री की जनसंख्या बढ़ रही है, आपके यहाँ की कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही, कंटिन्यूअस। इनकम इज आल्सो डिक्रीज, क्यों? सोर्स ऑफ इनकम इज सेम बट पॉपुलेशन इज एक्स्ट्रा। एक ही निश्चित इनकम है, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? कम होगी ना। कोई निश्चित क्वांटिटी की काम है, कोई भी आइटम हो एक निश्चित क्वांटिटी में हो, पॉपुलेशन बढ़ने लगे तो लोगों को कम मिलेगा, तो लोगों को उसकी क्वांटिटी घट जाएगी। चलिए आगे देखिए। लैंड साइज इज आल्सो डिक्रीजेस, लैंड साइज घट रही है। लैंड साइज कैसे घट रही है? क्या आप कह सकते हो कि भारत का लैंड ही घट जा रहा है? बोलो। हाँ घट रहा है, मैं बताता हूँ घट रहा है। वो इसलिए घट रहा है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अरे भाई, एक व्यक्ति के पास जितना लैंड है, क्या आने वाली अगली पीढ़ी के पास भी उतना लैंड उसके रहेगा? किसी एक व्यक्ति के पास अगर 10 बीघे जमीन है, 10 हेक्टेयर जमीन है, तो आने वाले उनके बच्चों के पास भी 10 रहेगा, क्योंकि उनके 5 बच्चे हैं। कहाँ से 10 होगा? 10 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 हेक्टेयर, और उसके बाद आने वाली पीढ़ी 4 बच्चे। व्हाट इज द रिस्पॉन्स? ड्यू टू दैट लैंड इज डिक्रीजिंग, लैंड भी घट रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। इट इज द फैक्टर। ड्यू टू दैट यू कैन से एग्रीकल्चर इज द ऑन द क्रॉस रोड। इस कारण से हम आप कह सकते हैं कि भारत का एग्रीकल्चर तो क्रॉस रोड पे आ रहा है भाई। आगे देखिए बच्चों, सो मैनेज, अब देखिए, लेकिन हम लोग ने मैनेज किया, भारतवासियों ने मैनेज किया, टाइड एफर्ट। कैसे कोशिश किए? ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, जिसमें क्या किया गया? प्रॉमिस मच, व्यवस्था किया गया, प्रॉमिस किया गया, एंड यूज HIV वेराइटी, अच्छे क्वालिटी के सीड्स का प्रयोग किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया, एंड यूज सक्सेस आल्सो। कुछ मामलों में आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सक्सेस हुए थे। भारत देश के एग्रीकल्चर एरिया में डेवलपमेंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, बट नाउ इट इज अंडर कंट्रोवर्सीज। अब क्या हो गया? उसको कंट्रोवर्सी में, विवाद में डाल दिया गया, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिया गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन को भी जिस ढंग से था उस ढंग से नहीं, तो कंट्रोवर्शियल विवाद हो गया, उस पर भी आगे चल के अच्छी तरह उसको इम्प्रूव नहीं किया गया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, एग्रीकल्चर इज ऑन राष्ट्र। चलिए आगे पॉइंट देखिए बच्चों, अदर अल्टरनेटिव, अदर अल्टरनेटिव आप चर्चा करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, और क्या कर सकते हैं? दिस इज द मैटर ऑफ अदर अल्टरनेटिव, व्हाट वी कैन डू।
व्हाट आवर गवर्नमेंट कैन डू, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की सिस्टम है जिसको लागू करने के बाद हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट या सुधार आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आपको पता है ना, इस चैप्टर पे आप लास्ट वीडियो देख रहे हैं बच्चों। हाँ, तो आप देखिए अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग। या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब यह हुआ कि किसी भी इस तरह के फर्टिलाइजर और केमिकल का प्रयोग ना किया जाए जो सॉइल्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए हार्मफुल है। ऑर्गेनिक खेती उसे कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए। उस तरह के केमिकल या उस तरह के टेस्टेड लेबोरेटरीज आफ्टर वहाँ पे यूज किया जाए जो स्पेशल लेबोरेटरीज में टेस्ट हो, उस केमिकल को, उस फर्टिलाइजर को यूज किया जाए जिसका रिजल्ट सॉइल्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा हो। और देखिए महत्वपूर्ण, द जेन रेवोल्यूशन इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट के लिए एक जेन रेवोल्यूशन है। जेन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया जाए। जेन रेवोल्यूशन क्या है? जेन रेवोल्यूशन में मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल टू फार्मर्स एंड प्रोवाइड्स देम विद डिसीजेस फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स एंड डेवलप्स क्रॉप्स दैट रेसिस्ट पेस्ट एंड डिसीजेस। देखिए इस तरह के व्यवस्था है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो ग्रेट पोटेंशियल, अच्छे क्वालिटी का होता है। और फार्मर्स होते हैं उनको जो प्रोडक्ट मिलता है, जो सीरियल्स, जो अनाज तैयार होकर मिलता है वो विद डिसीज फ्री। ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से वेजिटेबल को यूज करिए कि जो शाम को उसकी साइज कम, सुबह साइज ज़्यादा हो गई, मार्केट में लोग यूज करें, ऐसा नहीं है। तो डिसीज फ्री प्रोडक्शन, डिसीज फ्री सीरियल्स, ग्रेन, क्रॉप्स तैयार हो। और प्लांटिंग मटेरियल्स आर डेवलप क्रॉप दैट रेसिस्ट पेस्ट एंड डिसीजेस। तो प्लांटिंग मटेरियल जो तैयार हो प्लांट से, खेती से, वो डिसीज फ्री हो और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना उसमें हो और ना सॉइल्स में हो। एंड रिड्यूसिंग अस ऑफ केमिकल्स दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। और केमिकल्स को यूज करना रिड्यूस किया जाए, कम कर दिया जाए। केमिकल्स अगर यूज होता है तो क्या होता है, हम लोगों पे और उस प्रोडक्शन पे, इन्वायरमेंट पे, सॉइल्स पे, हर किसी पे हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। सो बच्चों, केमिकल्स यूजिंग इज नॉट बेस्ट। ए स्पेशल टाइप ऑफ वेराइटी शुड बी यूज which is suitable for our grains, for our crops and for our soil also. New technology should be used. So बच्चों, आपने इस वीडियो में इस पॉइंट पे डिस्कस किया। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट आपने देखा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपने एग्रीकल्चर किस तरह का पोजीशन है उसको आपने देखा। सॉल्यूशन, अदर अल्टरनेटिव रास्ते भी आपने चर्चा किया, क्या क्या वे हो सकते हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो बच्चों, यह एग्रीकल्चर चैप्टर जिसको आपने 1 से लेकर 15 वीडियो में पूरा डिस्कशन किया, यह एग्रीकल्चर चैप्टर अब इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होता है, एंड होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर में और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, हाई स्टूडेंट्स एंड थैंक्स बच्चों, थैंक्स टू ऑल वेरी मच बच्चों।